देखिए, आज एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, यहां पर देखिए एक कार्टून दिया है। ठीक है, इस कार्टून में आपको हर कार्टून में लगभग कॉमन बुलॉक नजर आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ओरिजिनली द इलेक्शन सिंबल ऑफ द कांग्रेस वाज ए पेयर ऑफ बुलॉक्स। तो ओरिजिनली क्या है, कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल था वो क्या था, पेयर ऑफ। कांग्रेस पार्टी का सिंबल क्या था, अभी क्या है, अच्छा बना। ठीक है, तो क्या था कि यहां पर क्या होता है, कांग्रेस के अंदर काफी सारे चेंजेस है। तो उन चेंजेस को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, कि कैसे कांग्रेस पार्टी इमर्ज होती है सबसे स्ट्रांगेस्ट पार्टी के फॉर्म में, सिर्फ कैसे कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस होता है लगभग 3 जनरल इलेक्शन में। और हम फिर क्या पढ़ेंगे कि कैसे पहले 1960s में इस कांग्रेस पार्टी सिस्टम को चैलेंज मिलता है और कैसे कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार क्या हो जाती है, स्ट्रांग बन के उभरती है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर को। आगे आपको नजर आएगा कैसे इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया, कैसे उनके शासनकाल में कांग्रेस पार्टी काफी स्ट्रांग बन के उभरी। फिर इसमें और भी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर कंपटीशन स्टार्ट हुआ। जनरली पार्टी पार्टी के बीच में कंपटीशन होता है, लेकिन यहां पर क्या था, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कंपटीशन स्टार्ट हो गया, और जिसमें इंदिरा गांधी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन के उभरी। तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, क्या क्या चैलेंजेस रहे उनके पॉलिटिकल करियर्स में, और कांग्रेस पार्टी एज ए सिस्टम कैसे इंपॉर्टेंट बना 1960s में और 1970s में, और उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का कैसे क्या हो गया, डाउनफॉल होना शुरू हुआ। यहां पर हम देखेंगे कि कैसे नेहरू के बाद पॉलिटिकल ट्रांजिशन, पॉलिटिकल शिफ्ट होता है, कैसे नेहरू जैसे कद्दावर नेता के बाद, ये बहुत बड़े नेता के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1964 में, तो कैसे अगला नेता चुनकर आते हैं, किसको अगला नेता बनाया जाए, कैसे बन के आता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे ऑपोजिशन यूनाइट हो जाती है और कांग्रेस की डोमिनेंस को चुनौती देते हैं। अभी पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में कि लगभग 3 जनरल इलेक्शन तक कांग्रेस का ही डोमिनेंस था, सिर्फ कांग्रेस की शासन था। अब उसको चैलेंज कैसे मिलता है, कांग्रेस कैसे कमजोर होती है, और फिर हम चलेंगे कि कैसे कांग्रेस का रीस्टैब्लिशमेंट होता है जब इंदिरा गांधी आती है, यानी कांग्रेस फिर से एक बार रीइमर्ज करता है स्ट्रांग पार्टी के रूप में। और हम फिर पढ़ेंगे कैसे कांग्रेस पार्टी का खैर ये तो पढ़ चुके अभी, रिस्टोरेशन कैसे होता है। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। हाँ, आप पूछिए क्या सवाल है, कौन पूछ रहा? पहला, दूसरा मोरारजी देसाई, नहीं शास्त्री जी, और फिर आएंगे आपकी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, पढ़ाएंगे अभी चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। इसको थोड़ा समझिए, यहां क्या लिख रहा है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू इज डेड, कंट्री स्टैंड बाय सडन एंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेहरू। अचानक से 1964 में 1964 में क्या होता है, 1964 में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू पास्ट अवे में 1964। तो 1964 में जैसे नेहरू जी खत्म होते हैं, उस वक्त कंट्री के सामने 2 समस्या आती हैं। पहला समस्या कि क्या नेहरू जी को रिप्लेस कर पाएगा कोई उनसे बड़े कद का नेता, क्योंकि नेहरू का जो कद था कांग्रेस पार्टी के अंदर या देश के अंदर, उस कद वाला नेता दूसरा कोई था ही नहीं। तो नेहरू को कौन रिप्लेस करेगा, पहला क्वेश्चन ये था। हु विल बिकम द नेक्स्ट या सक्सेसर ऑफ नेहरू, पहला क्वेश्चन यही था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या नेहरू के एंड के बाद क्या डेमोक्रेसी का भी एंड हो जाएगा। कारण क्या था कि नेहरू के बाद कोई उनसे बड़ा नेता, उनके कदा नेता के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। तो लोगों को क्या लगा कि हो सकता है मिलिट्री वाले इसका फायदा उठाएं, मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो जाए। तो यहां पर एक डर और भी था, वो डर क्या था, एंड ऑफ डेमोक्रेसी या सेटअप ऑफ मिलिट्री रूल। ठीक है, समझ गए। तो 2 बातें सता रही थी। यहां पर है कि कंट्री के अंदर क्या था,
डाउट भी थे कि इंडिया का डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट जो सरवाइव कर पाएगा नेहरू के बाद, या कह सकते हैं क्या नेहरू जी के बाद रियल में जो डेमोक्रेसी अभी तक रही वो सरवाइव करेगी, आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन कि नेहरू जी को रिप्लेस करेगा कौन, उनके कद जैसा नेता, दूसरा कद वाला नेता कहां मिलेगा, या उनको सक्सीड कौन करेगा, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन गया था उस वक्त। ठीक है, यहां पर और भी था, इट वाज फियर दैट like so many other newly independent countries, India too would not be able to manage a democratic succession. यह भी सवाल था कि इंडिया अभी तक तो संभाले हुआ था क्योंकि नेता जो थे ना वो बड़े नेता थे, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को संभाल के रखे हुए थे, लेकिन क्या नेहरू जी के बाद कोई बड़ा नेता है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को संभाल के रख पाएगा, या डेमोक्रेसी का यहीं पर अंत हो जाएगा? ये 2-3 बड़े बड़े क्वेश्चन थे उनके मृत्यु के बाद में, मरने के बाद में। ठीक है, लोगों को लगा कि कहीं आर्मी ना आ जाए, और उस वक्त एक डर और भी था कि अगर कोई नेता नेहरू जी के बाद आता है तो क्या वो 1960s में उठे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि 1960s एक ऐसा दौर था जो, और सिर्फ दौर मत कहिए, पूरा एक दशक था 10 सालों का, जो पूरा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, पूरा प्रॉब्लम से भरा हुआ था। इसलिए उसको डेंजरस डिकेड भी कहा जाता है, इसलिए उसको डेंजरस डिकेड कहते हैं। मतलब ये पूरा दशक था, 10 सालों का पीरियड, ये बहुत खतरनाक पीरियड था। कारण क्या था? 2 सक्सेसिव वॉर हुए थे, चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में। 62 में चाइना, 65 में पाकिस्तान। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ इसके कारण, फूड क्राइसिस, एपिडेमिक, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे प्रॉब्लम्स एक साथ इस पूरे दशक में नजर आ रहे थे। तो ये प्रॉब्लम, और इसके ऊपर से इस दशक में देखिएगा बैक टू बैक 2 इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर का डेथ हो जाता है, पहले नेहरू जी का और फिर शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो एक कंट्री का लीडर उस पूरे कंट्री के डेवलपमेंट का सिंबल होता है, सूचक होता है। अगर वही नहीं रहे तो उसकी पॉलिसीज कैसे रहेंगी, या उसका पॉलिसीज क्या सचमुच स्टैब्लिश हो पाएगा? क्वेश्चन ये था। तो यहां पर देखेंगे 1960s को लेवल किया गया डेंजरस डिकेड के रूप में। कारण ये था कि इंडिया लॉस्ट इट्स लीडरशिप। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपका नजर आता है इसमें कि भारत ने अपना जो लीडरशिप है वो खो दिया, और एक लीडरशिप नहीं, लगातार 2 लीडरशिप। भारत लगातार 2 युद्ध लड़ता है इसी दशक में, एक युद्ध नहीं 2-2। अगर एक युद्ध कोई देश लड़ता है तो अपने डेवलपमेंट के हिसाब से वो 20 साल पिछड़ जाता है, और यहां तो 2-2 युद्ध लगातार लड़े गए थे, 62 में और 65 में। ठीक है, दूसरी तरफ किसानों की स्थिति और बद से बदतर हो रही थी, भुखमरी, बेरोजगारी, और साथ ही साथ एपिडेमिक, ये सब फैलते जा रहे थे। तो कंट्री एक साथ मल्टीपल चैलेंजेस से जूझ रहा था। तो एक दो चैलेंज नहीं थे, इसमें मल्टीपल चैलेंजेस थे। इस चैलेंज के बीच में पावर का ट्रांजिशन भी हो रहा था, सत्ता का ट्रांजिशन। जैसे आप यहां पर लिखता है क्या कि नेहरू जी के बाद में शास्त्री जी आते हैं। नेहरू जी की जो मृत्यु हो गई थी यहां पर, तो सवाल उठा कि नेहरू जी के बाद कौन बनेगा 64 के बाद में अगला देश का प्रधानमंत्री। तो के कामराज जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बहुत बुजुर्ग नेता थे कामराज जी, बहुत सुलझे हुए नेता थे कांग्रेस के। उन्होंने देखा कि शास्त्री जी में ये काबिलियत है कि वो नेहरू जी की जगह ले सकते हैं, वो उनके समान ही काबिल हैं, उनके समान ही टैलेंट रखते हैं। इसलिए उनका नाम प्रपोज किया गया, और फाइनली जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी थी उन सब ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी को बना दिया। मान लिया कि भाई शास्त्री जी को अगला प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। वो नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर्स भी थे उत्तर प्रदेश के, और जो नेहरू कैबिनेट में मिनिस्टर्स भी रहते काफी समय तक, और उन पर लोगों का भरोसा था। और अर्लियर वो रेल मिनिस्टर भी थे, और रेल मिनिस्टर के रूप में रिजाइन भी की थी। जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और वो रिजाइन कर दिए थे। उनको लगा कि भाई रेल मिनिस्टर रहते हुए अगर मैं लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता अपने रेल मंत्रालय के अंतर्गत या रेल मंत्री होने के तहत, तो फिर फायदा क्या है। इतना ईमानदार व्यक्ति थे, ईमानदार छवि वाले व्यक्ति थे। तो नेहरू जी के बाद कोई अगर सचमुच कांग्रेस में उनके कद का कोई नेता था तो शास्त्री जी थे। ठीक है, तो शास्त्री जी अगला प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद हाँ पूछिए। हाँ हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद शास्त्री जी वाज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 90, देखिए पीरियड याद रखिएगा, 64 से लेकर 66 तक कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे? शास्त्री जी रहे। अब शास्त्री जी ब्रीफ प्राइम मिनिस्टर थे, समय छोटे समय के लिए रहते, उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था।
फेल्ड मानसून हो गया, वॉर विद चाइना भी था, ठीक है। यहाँ पर मतलब उसके इम्प्लीकेशंस था, वॉर विद चाइना डायरेक्टली तो 62 में हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव तो पड़ रहा था ना। वो बाद का प्रभाव नजर कब आता है? बाद में। तो उसका बाद का प्रभाव ये झेल रहे थे। एज ए पीएम इनको नजर आया कि चाइना के युद्ध के बाद, और उसी वक्त पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया इनके पीरियड में, और यहाँ पर पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ। तो शास्त्री जी ने स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। इसके पीछे कारण था, उनको इंस्पायर करना था अपने सोल्जर्स को। तो जय जवान, और उसी वक्त जो किसान स्ट्रगल कर रहे थे, जो किसानों की समस्या थी या कृषि जो पीछे जा रहा था, उनको भी इंस्पायर करना था। उन्होंने दिया स्लोगन जय किसान। उन्होंने माना कि दोनों जब साथ में चलेंगे तभी कंट्री डेवलप कर पाएगा। तो डेवलपमेंट का ये कह सकते हैं मैजिकल सूत्र दिए थे, जय जवान जय किसान। इनका मानना था कि भाई किसान और जवान जब दोनों अपने अपने जगह पर अपने अपने सही ढंग से काम करेंगे तो कंट्री में अपने आप खुशहाली आ जाएगी, डेवलपमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंट्री दोनों फ्रंट पर प्रॉब्लम झेल रहा था, वार वाले फ्रंट पर भी और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी, यानी खेती वाले फ्रंट पर भी। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था। लेकिन हमारी बात किस्मती कही है कि 66 में क्या होता है, जब वो सडनली एक्सपायर कर जाते हैं, ताशकंद समझौता करने जाते हैं उज्बेकिस्तान में, और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कारण बताया जाता है हार्ट अटैक है, लेकिन अभी तक शायद पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं हो पाया क्या कारण था। कुछ लोग कहते हैं षड्यंत्र किया गया, कुछ लोग कहते हैं सचमुच उनको दिल का दौरा पड़ा था। अभी ये क्लियर नहीं है अभी तक। खैर, अयूब खान के साथ साइन करने गए थे ताशकंद समझौता, उनकी मृत्यु जाती। तो यहां पर फिर हम देखते हैं कंट्री को दोबारा लॉस। तो 1960s का जो दशक था ना, वो बहुत मनहूस दशक था, कह सकते हैं। ये बहुत डेंजरस था, कारण कि इसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट लीडर्स को, देखिए एक लीडर जब मृत्यु हुई तो हमको लगा कि भाई किसको बनाए, उसके कद वाला नेता, नेहरू जैसे बड़े नेता के समान दूसरा नेता था ही नहीं, और खोजा गया शास्त्री जी को, और शास्त्री जी बेचारे तुरंत एक्सपायर कर जाते हैं। तो समस्या खड़ी हो जाती कि अब कौन, अब कौन। तो इंदिरा गांधी के नाम पर तुरंत मोहर नहीं लगी, तुरंत मोहर नहीं लगती है। यहां पर पॉलिटिकल राइवल स्टार्ट होता है। हम बताते हैं कैसे। तो अभी तक क्या देखे थे, पॉलिटिकल ट्रांजिशन, पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है, पावर का शिफ्ट हो रहा है, कहां से, नेहरू जी से शास्त्री जी की तरफ, और फिर यहां पर कहां रही है, शास्त्री जी से लेकर इंदिरा गांधी। अब इसको थोड़ा समझिए। फिर से कांग्रेस पार्टी फिर से उलझने पड़ गई, जिस समय नेहरू जी के समय में थी कि अब किसको नेता बनाया जाए। फिर से दोबारा वही उलझन सामने कांग्रेस के। तो कांग्रेस उसी सिस्टम को, उसी परेशानी को दोबारा झेल रही है कि अगला नेता अब किसको बनाए। कांग्रेस फेस न्यू चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकंड टाइम इन द 2 years। अब 2 साल में ही 2 बार सेम समस्या, सेम चैलेंज कि भाई अगला लीडर हम किसको बनाए। पहला लीडर तो खत्म हो गया, दूसरा लीडर भी खत्म हो गया हमारे। तो इंडिया में पॉलिटिकल लीडरशिप का अभाव हो गया, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, और उस वक्त उनके जैसा कद काठी वाला नेता किसको बनाया जाए। अब यहां पर एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई। अब यहां पर 2 अलग अलग ग्रुप बन गए थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक जो फेवर कर रहा था मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर थे किसके, बॉम्बे के, और कांग्रेस के अंदर भी बहुत गहरा पैठ रखते थे, पहुंच रखते थे। तो एक ग्रुप उनको सपोर्ट कर रहा था, और दूसरा ग्रुप जो था वो इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, इंदिरा गांधी को कहा गया कि भाई ये क्या है, इंदिरा गांधी को इमैच्योर माना गया, पॉलिटिकली इमैच्योर माना गया या नॉविस माना गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंदिरा गांधी पहले ही हेल्थ मिनिस्टर के रूप में वो अनुभव गेन कर ली थी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस की वो प्रेसिडेंट भी कुछ समय के लिए रही थी, ठीक है। तो उनका अनुभव भी था, लेकिन हाँ, इतना अनुभव नहीं था जितना मोरारजी देसाई का था। तो पॉलिटिकल अनुभव, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मोरारजी देसाई जी को ज्यादा था, उनको कम था। लेकिन फिर यहाँ 2 ग्रुप बन गया, एक सपोर्ट करा देसाई जी को और एक था इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट कर रहा था। अब यहां पर क्या होता है, फाइनली क्या होता है, यहां पर डिसीजन क्लियर नहीं हो पाता है किसको बनाया जाए अगला पीएम। फाइनली सीक्रेट बैलेट होता है कांग्रेस के अंदर, एमपीज के अंदर, और इंदिरा गांधी को ज्यादा वोट मिल जाता है, मोरारजी देसाई हार जाते हैं, ठीक है। यहां से तो यहां पर जो युद्ध चल रहा था, एक ढंग से युद्ध का माहौल था, या कह सकते हैं इंटेंस कंपटीशन जो चल रहा था दोनों के बीच में, उसका अंत हो जाता है पीसफुली। यहां पर सीक्रेट बैलेट के थ्रू इंदिरा गांधी को विजेता घोषित कर दिया जाता है, और यहां पर ये जो कंपटीशन चल रहा था मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के बीच में, वो पीसफुली खत्म हो जाता है। यहां पर कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। और ये भी शो करता है कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी की खास बात क्या है कि यहां पर जो भी समस्या आती है ना, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उसका हमेशा समाधान क्या होता है, पीसफुल रेजोल्यूशन, उसका हमेशा पीसफुल रेजोल्यूशन ही आता है उसका। तो ये इंडियन डेमोक्रेसी के मैच्योरिटी को शो करता है कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर्ड है, क्योंकि इसमें समस्या तो आती है लेकिन समस्या का समाधान भी बहुत अच्छे तरीके से पीसफुली सेटल डाउन कर लिया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम देखें
दो पार्टी के दो पॉलिटिकल लीडर्स का ट्रांजिशन, पहले नेहरू जी से शास्त्री जी और शास्त्री जी से फिर इंदिरा गांधी। ठीक है, हाँ पूछिए। सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट, उसमें किसी को बताया नहीं जाएगा, चुपचाप आपको बोला जाएगा, आप चुपचाप आकर नाम लिख दीजिए पेपर पर, फोल्ड कीजिए, डाल दीजिए डिब्बे में। ठीक है, मतलब कोई बताया नहीं कि हम किसके फेवर में, हम किसके अगेंस्ट में हैं। समझ लीजिए, ये चुपचाप हुआ। समझ गए, समझ गए, ये चुपचाप हुआ सीक्रेट बैलेट। अब यहां पर क्या है, चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन द कांग्रेस सिस्टम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए, देखिए नए प्राइम मिनिस्टर को कुछ ही समय लगा सेटल डाउन होने में। देखो इसको थोड़ा समझिएगा। इंदिरा गांधी पॉलिटिकली एक्टिव रही थी बहुत लंबे समय से, और लाल बहादुर शास्त्री के समय में कुछ टाइम के लिए मंत्री भी रही थी। तो सवाल ही उठता है कि मोरारजी देसाई जैसे बड़े नेता को छोड़कर इंदिरा गांधी को चुनने का कारण क्या था? सिर्फ एक ही कारण था क्या, कि उनके पिताजी नेहरू जी थे, या कोई और कारण भी रहा होगा? ठीक है, देखिए कांग्रेस के अंदर जो वरिष्ठ नेता लोग थे ना, जैसे के कामराज थे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, और बड़े बड़े नेता थे। वो नेता चाहते थे कि अगर हम देसाई जी को, मोरारजी देसाई जी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो मोरारजी देसाई जैसे नचाना चाहेंगे वैसे हम लोग नाचेंगे। समझ लीजिए, मतलब वो जैसा बोलेंगे वैसे हमको करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर्ड बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनको। तो इनको लगाना कि हमको अपना दबदबा कायम करके रखना है। किसको? जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता थे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम इंदिरा गांधी जी को बना देते हैं। चुपचाप इन्होंने डिसाइड कर लिया, इंदिरा गांधी को डिसाइड बना देंगे तो वो क्या है, पॉलिटिकली इमेच्योर है, उनको बहुत अनुभव तो है नहीं, और हम लोग जैसे बोलेंगे वैसे वो काम करेंगे। तो पीछे से इंदिरा गांधी को हम क्या बना देंगे, पपेट गवर्नमेंट बना देंगे। वो गलतफहमी थी उनकी, वो सोचे कुछ और हो कुछ और गया। पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। तो इंदिरा गांधी जी को बनाने के पीछे मकसद कुछ और था। मकसद ये था कि इंदिरा गांधी पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस, उनको ऐसा लगा, जो जितने भी वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के अंदर, उनको लगा, जिनको हम पढ़ेंगे आगे सिंडिकेट कहते थे, उनको ऐसा लगा। तो उन्होंने क्या बना दिया, इंदिरा गांधी को इसलिए वोट किया। द सीनियर कांग्रेस लीडर्स, ये लिख भी दिया यहां पर, देखिएगा, वरिष्ठ नेता may have supported Indira Gandhi in the belief that her administrative and political inexperience would compel her to be dependent on them for support and guidance. उनको लगा चूंकि ये तो इमेच्योर है, इसके पास में एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अल्टीमेटली हमसे सलाह मांगेगी। जो सिंडिकेट जो थे, जो बुजुर्ग नेता लोग थे, उनको लगा कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर हम भले किसी को नेता बना देंगे, नए लोग को, अल्टीमेटली पूछेंगे तो हमसे ना, सलाह तो हमसे लेंगे, तो दबदबा तो मेरा ही रहेगा। लेकिन अगर हम मोरारजी देसाई को बना देते तो मोरारजी देसाई को बनाने का मतलब ये था कि इनका दबदबा खत्म, क्योंकि मोरारजी देसाई क्या करते, फिर अपने हिसाब से काम करते। ये इंदिरा गांधी के बारे में ऐसा अटकल लगा, ऐसा सोचे कि हम ऐसा करेंगे, तभी वोट किए। अब इंदिरा गांधी तो बन गई। विद इन अ ईयर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी हैड टू लीड द पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शन। अब एक साल के अंदर वो बन जाती हैं और पार्टी को लीड करना था। इकोनॉमिक सिचुएशन भी था, कंट्री की हालत खराब हो रही थी, बहुत सारे डिफिकल्टीज थे, ठीक है। इसी डिफिकल्टी के बीच में इंदिरा गांधी को बैलेंस बना के रखना था। पार्टी के अंदर भी अपनी पहचान बनानी थी कि सिर्फ हम नेहरू जी की बेटी नहीं है, मेरे अंदर भी कुछ बात है, ठीक है। और दूसरी तरफ कंट्री के अंदर जितने मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे उनका सॉल्यूशन ढूंढना था। तो इंदिरा गांधी को इतने महान इसलिए बताते हैं, कारण यह था कि वो दो चीज कर रही थी एक साथ में। कंट्री के मेजर चैलेंजेस को सॉर्ट आउट कर रही थी, उनको टैकल कर रही थी, और साथ ही साथ अपने पार्टी के अंदर भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या जो डोमिनेंस के जो फीलिंग था उसको कम कर रही थी, उसको सेटल डाउन कर रही थी। मतलब वो दो तरह से लड़ रही थी, एक मल्टीपल चैलेंजेस से जो कंट्री के सामने था, और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो बुजुर्गों का डोमिनेंस था, जो बड़े जो बुजुर्ग लोग थे, सीनियर कांग्रेस लीडर्स, उनका डोमिनेंस था। तो दो साइड से लड़ रही थी वो, ठीक है। तो बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। अब देखिए इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड देख लीजिएगा, ये 66 से 77 रही प्राइम मिनिस्टर, और फिर 80 से लेकर 84 के बीच में, 84 में उनकी हत्या कर दी जाती है। अब यहां पर यूथ कांग्रेस वर्कर भी थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रही थी 58 में, बताया थे आपको, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रही थी 1958 में, और शास्त्री जी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी रही थी 1964 से 66 के बीच में। और उसके बाद 1967 में पार्टी में आती हैं, 71 में 80 में जनरल इलेक्शन में जीत कर आती हैं,
और वो स्लोगन दी थी गरीबी हटाओ 1971 में। और उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये है प्रिवी पर्स का खात्मा, पढ़ेंगे इसको प्रिवी पर्स क्या था। आगे है बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, बैंकों के 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब अभी आप लोग पढ़े होंगे रशियन रेवोल्यूशन, याद कीजिएगा रशियन रेवोल्यूशन में क्या था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। याद कीजिएगा व्लादिमीर लेनिन का 3 डिमांड था, उसमें एक डिमांड ये भी था कि बैंकों का क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए, और इंडस्ट्रीज का भी, मतलब उसको सरकार के कंट्रोल में लाया जाए, प्राइवेट के हाथों में नहीं छोड़ा जाए। तो ये होता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, न्यूक्लियर टेस्ट करवाया और लास्ट में उनको मार दिया जाता है 84 में। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान रहा था। यहां पर कुछ इनके साथ में अगर कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी चीजें थी, तो कुछ बुरे चीजें भी इनसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं कुछ अगर व्हाइट स्पॉट थे तो कुछ ब्लैक स्पॉट भी थे, जैसे इमरजेंसी को लगाना कंट्री में, ठीक है, ये डेमोक्रेसी की हत्या कही जाती है उस वक्त, इनके द्वारा की गई, ऐसा आरोप लगाया जाता है इनके ऊपर कि इन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या की, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को छीने। तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग, उनका एक ब्लैक, जो उनके रिजीम का एक ब्लैक एस्पेक्ट भी था वो भी पढ़ेंगे, और व्हाइट एस्पेक्ट। देखिए जब भी किसी लीडर के बारे में पढ़ते हैं ना, तो बहुत बैलेंस होकर पढ़ना चाहिए। हमेशा कोई भी लीडर अपने आप में क्या होता है, अच्छा है बुरा नहीं होता है, वो सिचुएशन के अनुसार क्या होता है, अच्छा है बुरा तरह से एक्ट करता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी भी उसी तरह से एक्ट की थी, जैसा सिचुएशन आया था उसके हिसाब से उन्होंने एक्ट किया था। तो इसमें किसी एक देश को उनको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है। बहुत कद्देवार नेता, इनके बारे में कहा जाता है कि इनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, मतलब इनको लगता था जैसे लोग बोलेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आया, इनके बारे में कहा गया कि कैबिनेट में कोई मर्द है तो इंदिरा गांधी है, बाकी सब औरत है। ये स्टेटमेंट बाद में आया बहुत लोगों के द्वारा, मतलब इन्होंने सबको पीछे कर दिया अपने काबिलियत से। इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हर, वन वुमन इन ए वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मेन, ठीक है। तो यहां पर यही बता रहा है कि भाई इंदिरा गांधी के अंदर क्या खास बात थी कि उन्होंने अपने पोजीशन को सिद्ध किया। इंदिरा गांधी जैसा जो फीमेल कोई नेता वैसा बना नहीं हिंदुस्तान में, वैसा कोई उनके जैसा कद वाला नेता। चलिए स्टोरी अभी तक शुरुआत होती है 4th जनरल इलेक्शन से। 4th जनरल इलेक्शन, 3 जनरल इलेक्शन में लगातार कौन जीता था, कांग्रेस पार्टी। और चौथा इलेक्शन देखते हैं, चौथा इलेक्शन में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होती है। चौथा इलेक्शन में देखें हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में क्या होता है। Year 1967 is considered the landmark year in the Indian political and electoral history. 1967 was considered the landmark in the political history of India. कारण क्या था, कारण क्या था बताइए। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, यहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, कंट्री ने विटनेस किया था मेजर चेंजेस। क्या था, अभी तक क्या देखे थे, 4th जनरल इलेक्शन तक 1967 तक हम कुछ चीजों को देखे थे। क्या देखे थे, 2 प्रधानमंत्री नहीं रहे, इंडिया 2 बेहतर प्रधानमंत्री खो दिया लगातार, ठीक है। और एक नई प्रधानमंत्री आती है, उसको कहा गया ये क्या है, नौसिखुआ है। नौबिस का मतलब होता है नए नहीं है, इमैच्योर है, ठीक है। और उनको सिर्फ 1 साल हुआ था ऑफिस में आए हुए, समझ गए। और हम देखते हैं फिर उसी वक्त और भी प्रॉब्लम चल रही थी, मॉनसून फेलियर हो गया था, ड्राउट था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड शॉर्टेज, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी कम हो गया हमारे पास, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम गया, एक्सपोर्ट भी कम गया, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो मेजर चैलेंजेस थे। यहां पर इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपने करेंसी को डिवैल्यू भी किया, इंडियन करेंसी को, ठीक है। और यहां पर फिर देखेंगे इकोनॉमिक सिचुएशन क्या हो गया, धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी, प्राइस बहुत बढ़ता चला गया, बंद हड़ताल लगातार होने लगे, गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, और लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो एक बात बताइए, इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि इंदिरा गांधी को लोगों का सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लोग अगर बहुत परेशान होंगे तो भले कितना भी अच्छा नेता क्यों ना हो, उसको टॉपल डाउन कर दिया जाएगा, लोग उसकी सरकार गिरा देंगे, ठीक है। तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो पार्टी थे ना, उन्होंने इसका मौके का फायदा उठाया, क्योंकि सरकार बेहतर ढंग से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी, जूझ रही थी, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी स्टार्ट कर दी। तो कम्युनिस्ट क्या किए, यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी भी 2 पार्ट में टूट गया था, पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है।
यहां पर क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम राइट्स वगैरह भी हो गए, और यहीं पर क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, नॉन कांग्रेसिज्म। मतलब अभी तक सिर्फ पूरे कंट्री में एक ही नाम था, कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी लगातार 3 इलेक्शन में क्या हुई थी, जनरल इलेक्शन में जीत कर आई थी वो। अब अभी आप देखिएगा क्या है, नॉन कांग्रेसिज्म। अभी समझिए, ऑपोजिशन पार्टी जो थी ना, जो कांग्रेस से खुश नहीं थी या कांग्रेस के खिलाफ थी, वो लोग धीरे धीरे क्या होने लगे, एकजुट होने लगे। किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट। यहां पर क्या लिख रहा है, पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस रियलाइज्ड दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स केप्ट द कांग्रेस इन पावर। उनको लगा कि हमारे में कुछ कमी है, यानी हम क्या कर रहे हैं ना, ऑपोजिशन बन के लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं, तो अलग अलग से कारण क्या हो जा रहा है, हमारा वोट बढ़ जा रहा है। कुछ लोग हमको दे रहे हैं, कुछ लोग उनको दे रहे हैं, कुछ लोग उनको दे रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी या कांग्रेस पार्टी जीत जा रही है। तो यहां पर क्या होने लगा, सभी लोग इकट्ठा होने लगे। जैसे आज है ना, मोदी के अगेंस्ट क्या बना रहे हैं लोग, महागठबंधन है ना, बना लिया, इंडिया जो गठबंधन वगैरह बना लिया। उसी रंग से क्या हो रहा है, उस वक्त एंटी कांग्रेस का फ्रंट चला था। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी जो आज काम कर रही है, कभी कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट लोग कर रहे थे, है ना। तो यहां पर क्या है, एंटी कांग्रेस फ्रंट तैयार हो गया। कांग्रेस के खिलाफ में एक लोग गठबंधन में आने लगे, जुड़ने लगे, फ्रंट तैयार हो गया, और धीरे धीरे आपस में सब सीटों का बंटवारा करने लगे कि भाई देखिए, हम लोग को किसी ढंग से कांग्रेस को हराना है। जो आज बीजेपी की हालत के बारे में सोच रहे हैं, वही कांग्रेस के बारे में लोग सोच रहे थे। They felt that the inexperience of the Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. अब यहाँ पर 2 बातें थी, एक तो सरकार सही से प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पा रही थी 60 और 70 के दशक में, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही क्या था, टसल चल रहा था। बताया ना कि इंदिरा गांधी अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट साबित कर दी कुछ ही सालों में, या एक ही साल में, जबकि उनके बड़े नेता लोग चाहते थे कि वो उनके हिसाब से काम करें, लेकिन इंदिरा गांधी को मंजूर नहीं था। तो पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं क्या था, कलह चल रहा था, एक टेंशन चल रहा था, और बाहर भी कांग्रेस पार्टी सही से सिचुएशन को डील नहीं कर पा रही थी। अब इसका फायदा जो अपोजिशन लीडर था वो निकालना चाहता था, उठाना चाहता था। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो बहुत पॉपुलर है, जिनके नाम पर बिहार में मल्टीपल पार्ट्स, मल्टीपल सिटीज हैं, लोहिया, राम मनोहर लोहिया जी। राम मनोहर लोहिया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी का नाम रखा, उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी, रणनीति अपनाई, उसका नाम था नॉन कांग्रेसिज्म। उन्होंने बोला कि जो लोग कांग्रेस के अगेंस्ट हैं, वो सब हमारे साथ में एक साथ आकर एकजुट हो जाए। He also produced a theoretical argument in his defense. Congress rule was undemocratic. उनका कहना था कि ऑर्डिनरी लोग के ये खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों के फेवर में काम नहीं कर रही है। अगर ऑर्डिनरी लोगों के फेवर में काम करती तो क्या इतना भुखमरी होती, क्या कंट्री जो इतना प्रॉब्लम झेलता वो झेलता। ये सब मुद्दों को उठाया गया इनके द्वारा, और उन्होंने एक नारा दिया, एक साथ आ जाइए कांग्रेस के अगेंस्ट। नॉन कांग्रेस पार्टीज को कहा कि एक साथ आ जाइए और हम लोग मिलकर क्या करें, डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस पार्टी को गिरा दें या उसको हटा दें, और हम लोग अपनी सरकार बनाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो अभी तक लगातार डोमिनेट करी थी, और जिसके कारण कहा जाता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये खतरे में पड़ने वाला था। कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किया जाने वाला था, और चैलेंज ही नहीं, उसकी पूरी सत्ता उखड़ने वाली थी। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर की शुरुआत किससे की है, चैलेंज एंड रिस्टोरेशन, है ना। तो पहले उखड़ेगा, फिर दोबारा एस्टैब्लिश होगा। तो इंदिरा गांधी के समय में देखिएगा उखड़ जाएगा पैर किसका, कांग्रेस का, और दोबारा फिर से रिस्टैब्लिश होगा। तो यहां पर राम मनोहर लोहिया के बारे में थोड़ा सा, लोहिया जी के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था। और यहाँ पर एक और व्यक्ति थे, इनका नाम था नटराजन अन्नादुरई। इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। लोहिया जी के बारे में देखिए, ये सोशलिस्ट थे। आप जानते हैं भारत में सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाया गया था। नेहरू जी बहुत बड़े कह सकते हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले थे, और इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं उसको अपनाया। इंदिरा गांधी ने भी अपने प्रोग्राम्स में अपनाया था, तभी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लोहिया जी का देखिएगा सोशलिस्ट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर भी रहे, और यहाँ पर एक पार्टी बनाते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जब सोशलिस्ट पार्टी टूट जाती है, ठीक है, लोकसभा के मेंबर भी रहे। ये फाउंडर एडिटर रहे मैनकाइंड नामक पेपर के, या अखबार कहिए या मैगजीन कहिए, और जन, दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, मैनकाइंड और जन, उसके ये एडिटर रहे। ठीक है, और फाइनली इनको नेहरू जी पर
अटैक करने वाला कहा जाता था, नेहरू जी के प्रतिपक्ष में बैठते थे उनके खिलाफ में, और इनका ही स्ट्रेटजी था नॉन कांग्रेसिज्म। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, हु कॉइन्ड द टर्म नॉन कांग्रेसिज्म? राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है। और ये रिजर्वेशन के पक्ष में थे और इंग्लिश को अपोज करते थे। ये सब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसको पॉइंट वाइज आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थे इनके। लेकिन जो मुद्दे की बात है, इनका जो अपना स्ट्रेटजी था कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सभी पार्टीज को एकजुट किए और नॉन कांग्रेसिज्म का नारा दिया। यह एक ऐसा एम्ब्रेला स्टैब्लिश किए जिसके अंदर नॉन कांग्रेस लीडर्स आकर एक साथ इकट्ठा हुए और कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किए। ठीक है, क्लियर है? उसी रंग से हम बात करते हैं सी नटराजन जी का, अन्नादुरई का। ये चीफ मिनिस्टर के किसके थे? मद्रास के थे। शालिनी ध्यान दीजिएगा इस पर, ये चीफ मिनिस्टर किसके थे? मद्रास के। जर्नलिस्ट भी रहे, इंपॉर्टेंट राइटर है, ओरेटर है, और इन्होंने जस्टिस पार्टी को स्टैब्लिश, ये जुड़े हुए थे जस्टिस पार्टी से। बाद में जाकर द्रविड़ कजगम पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको आज हम डीएमके बोलते हैं 49 में। ठीक है, अच्छा एक बात जान लीजिए, मद्रास पार्टी के बारे में याद होगा आपको, जस्टिस पार्टी, सॉरी मद्रास में था जस्टिस पार्टी। याद कीजिएगा जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, उसके बाद उसी के दौरान यहां पर क्या था, जब इलेक्शन चल रहा था 34 के बाद में, तो बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया था? बहिष्कार किया था, कांग्रेस ने भी, और ये सीडीए में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन जो जस्टिस पार्टी थी, इसने डिसाइड किया था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, याद कीजिएगा। ठीक है, तो वही पार्टी है वो, ये लीडर थे। खैर, ये जुड़े हुए थे इसके साथ। ठीक है, ये समझ गए? अब आते हैं इलेक्टोरल वर्डिक्ट। क्या होता है इलेक्शन का नतीजा? सुनिए यहां पर, 4th जनरल इलेक्शन में लोकसभा में, और लोकसभा का इलेक्शन, स्टेट असेंबली का इलेक्शन फरवरी में हुआ था 1967 में। तो एक साथ लोकसभा का इलेक्शन भी हुआ और साथ ही साथ विधानसभाओं का इलेक्शन भी होता है। कब, कौन सी ईयर में? 1967 में 4th जनरल लोकसभा का इलेक्शन भी था। और यहां पर पहली बार कांग्रेस पार्टी इलेक्शन का सामना कर रही थी बिना नेहरू जी के। ये 4था लोकसभा का इलेक्शन था। 3 में तो लगातार जीतते चली गई थी कांग्रेस। तो पहली बार नेहरू जी का अभाव खटक रहा था कांग्रेस पार्टी को। और दूसरा, ये पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त चुनौती मिलने वाली थी बाकी दूसरे पार्टी से, क्योंकि इनके अगेंस्ट में एक दूसरा नॉन कांग्रेसिज्म फ्रंट तैयार हो चुका था। अभी पढ़ाया आपको, लोहिया जी का था कॉन्सेप्ट। अब इसको थोड़ा समझिए। 67 का जो चुनाव हुआ ना, उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट क्या था? बिल्कुल सरप्राइजिंग था। इस रिजल्ट ने कांग्रेस के डोमिनेंस को पूरी तरह तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अभी तक कांग्रेस का डोमिनेंस था, लगातार 3 टर्म तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। लेकिन इस चुनाव ने कांग्रेस के डोमिनेंस को पूरी तरह समाप्त कर दिया, या कह सकते हैं काफी हद तक तोड़ दिया। समाप्त तो नहीं कहेंगे, काफी हद तक तोड़ दिया। होता क्या है? द रिजल्ट जॉल्टेड, जॉल्टेड मतलब झटका देना। द रिजल्ट जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्यों में भी। बहुत से कॉन्टेम्पररी जो ऑब्जर्वर्स थे, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, उसने इलेक्शन को डिक्लेयर किया पॉलिटिकल अर्थक्वेक। देखिए यहां पर एक वर्ड लिखे हैं, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए अर्थक्वेक से कम नहीं था। अर्थक्वेक में क्या होता है? सामान इधर का उधर, उधर का इधर, मतलब जो भी सिस्टम है ना ऑर्डर में, वो डिसऑर्डर में बदल जाता है। तो यही चीज यहां भी हुआ था। जो भी बहुत पहले से कांग्रेस ने अपना साख बना के रखा था, अपना दबदबा बना के रखा था, या अपना रेपुटेशन बना के रखा था, उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया। क्योंकि यहां पर क्या होगा देखिएगा, यहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव हार जाती है, जो अभी तक हुआ नहीं था। द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में तो इज्जत बचा लेती है कांग्रेस, लेकिन सीट का शेयर काफी कम था और वोट्स का शेयर भी उनके हिसाब से बहुत कम था। अच्छा, आधे से ज्यादा मिनिस्टर, जो पहले मिनिस्टर तो हार चुके होते हैं, और यहां पर बड़े बड़े जो नेता थे ना, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद हार जाते हैं। और देखिए यहां पर सिंपल सी बात याद रखनी है, कांग्रेस पार्टी राज्यों में, बहुत से राज्यों में हार जाती है, और जो नेता अभी तक कभी किसी से हारे नहीं थे, वही पहली बार हार जाते हैं। दूसरे पार्टी वाले जीतेंगे। यहां देखिए तो
कांग्रेस गॉट मेजोरिटी इन 1967 असेंबली। जो पीला वाला दिख रहा है ना, वह कांग्रेस का क्या था, मेजोरिटी था। अब इसी इलेक्शन में देखिएगा, जो आपको दिखेगा कौन सा, ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला में देखिएगा यहां पर इस समय कांग्रेस हार जा रही है, देख लीजिएगा। कांग्रेस डिड नॉट, या असेंबली मेजोरिटी नहीं प्राप्त करती है। लेकिन राजस्थान में क्या होता है, कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है दूसरी की मदद से, मतलब कोalition टाइप की गवर्नमेंट मिला के। बाकी आप देख लीजिए, इतना बड़ा इलाका है, देख लीजिए ये पूरा, यहां पर कांग्रेस खत्म। समझ रहे हैं बात को? कहा, राजस्थान छोड़ दीजिए, यहां पर बना ली, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इधर आपका पूरा मद्रास, केरला, इधर गोवा, ये पूरा लगभग खत्म। तो नॉर्थ इंडिया में जो दबदबा था ना, समाप्त हो गया उनका, पूरा नॉर्थ इंडिया में, इधर ईस्टर्न इंडिया में, इधर आपका साउथ इंडिया में, तो बचा क्या? आपको हम क्या बोले, किसी ढंग से लोकसभा में बच गया, लेकिन स्टेट में वो हार गई। स्टेट और पहले विधानसभा का चुनाव साथ साथ होता था, इस समय हुआ। लेकिन यहां पर क्या होता है, स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी जीत कर आती थी पहले, अभी उल्टा उल्टा। अभी यह कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम राज्यों में क्या हो गई, हार गई। ये फिगर में ही क्लियर है ना। तो यहां पर क्या लिख रहा है, हाँ बोलिए। बिल्कुल आने लगा, और आने ही नहीं लगा, वो हराने भी लगा कांग्रेस पार्टी को। अभी इसके पहले क्या पढ़े थे, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, याद कीजिएगा पिछले चैप्टर नंबर 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। वहां पर क्या था, एक पार्टी का दबदबा था, किसका, कांग्रेस पार्टी का, और एक बार नहीं, लगातार 3 इलेक्शन में। तो चौथा इलेक्शन में क्या हो गया, चौथा इलेक्शन में हारने लगी। तो चौथा इलेक्शन में क्या क्या हुआ, कंट्री लीडरशिप खो दिया। नेहरू जी के बिना इलेक्शन हो रहा था, इंदिरा गांधी थी, वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर नहीं मिला, माना नहीं गया, उनके पार्टी के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। और दूसरा मल्टीपल चैलेंजेस था कंट्री के सामने में, जिसको कांग्रेस पार्टी टेकल नहीं कर पा रही थी उसमें। अब यहां पर देखिए, स्टेट लेवल में बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो कांग्रेस लॉस मेजोरिटी इन एज 7 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मेजोरिटी खो देती है। 2 स्टेट में क्या होता है, स्टेट डिफेक्शन होते हैं, प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग गवर्नमेंट। 2 स्टेट में दल बदल वाली प्रॉब्लम होती है, तो ये अपना सरकार नहीं बना पाते हैं। These 9 states where the Congress lost power were spread across the country। ये इतने सारे राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है, देख लीजिएगा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मद्रास स्टेट में क्या होता है, डीएमके क्लियर मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाती है, यानी पहली बार कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस को हरा के एक नया सरकार बनाती है। कहां पर, मद्रास में। तो मतलब क्या था, जो कांग्रेस का पूरी तरह जो दबदबा था ना पूरे कंट्री में, वो धीरे धीरे सिकुड़ गया, सिमट गया कुछ राज्यों तक। सोचिए ना, 9 मेजर राज्यों में हार जाती है कांग्रेस, ये कितना बड़ा बात था कांग्रेस के लिए। जिस कांग्रेस पर लोगों का भरोसा था, वो कभी हार नहीं सकती थी, लगातार जीतती आई। कारण बताया था ना कि क्यों कांग्रेस पार्टी हमेशा जीतती आई इलेक्शन। तो वहां पर कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में अगर हार जाए तो बहुत बड़ी बात थी, ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक से कम नहीं था कांग्रेस पार्टी के लिए। यहां देख लीजिए, डीएमके मद्रास में जीतती है, यहां पर एंटी हिंदू एजिटेशन चलाया जाता है स्टूडेंट के द्वारा। और यहां पर एक चीज और होता है, अब सवाल ये उठता है कि नॉर्थ में तो समझ में आ गया, साउथ में क्यों हारी। तो साउथ में वहां पर हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी का विवाद चल रहा था, है ना। तो कहा गया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करके इंपोज किया जाएगा, इसका विरोध होने लगा, और इसी कारण वो हार जाती है वहां पर। A popular saying was that one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled state। मतलब दिल्ली से हावड़ा जाइएगा तो एक भी कांग्रेस का स्टेट नहीं मिलेगा। मतलब सारा स्टेट चला गया किसके पाले में, ऑपोजिशन नॉन कांग्रेस वाले के पाले में चला गया। ठीक है, दिल्ली से हावड़ा समझ रहे हैं, यहां से चलिएगा यहां पहुंचिएगा, तो यहां से आने में पहले ये सब क्या था, कांग्रेस के पाले में था, अब ये सब चला गया ऑपोजिशन के पाले में, ये ऑरेंज वाला। तो यहां से चलेगा दूसरा देश, मतलब दूसरा पार्टी के लोग, दूसरा पार्टी की सरकार है, दूसरा पार्टी की सरकार है यहां से आने में। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इन द अदर 8 स्टेट्स कोलिशन गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज वर फॉर्म। और बाकी राज्यों में क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है नॉन कांग्रेस पार्टीज की। अब पॉपुलर सेइंग बताई दी है, इट वाज ए स्ट्रेंज फीलिंग फॉर दोज हु वर यूज्ड टू सीइंग द कांग्रेस इन पावर।
तो ये बहुत अनोखी बात थी, स्ट्रेंज वाली बात थी कि कांग्रेस सत्ता इस तरह से खो देगी राज्यों में। और एक दो राज्य अगर होते तो बात समझ में आ रही है। लगातार यहां पर आप देख लीजिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया पूरा साफ था कांग्रेस के हाथों से। ठीक है, समझ गए इसको? बस यही तक, इसको एंड करेंगे यहां पर। इलेक्शन ऑफ 1967 brought into picture the phenomenon of coalition। यहीं पर पहली बार कोलिशन जो है ना शब्द, वो बहुत इंपॉर्टेंस लेने लगा, ये इंपॉर्टेंस गेन किया। चलिए देखिए इधर, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट या कोलिशन शब्द को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला इसी इलेक्शन में। यहां पर क्या था, किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो बहुत से नॉन कांग्रेस पार्टी मिलके जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त विधायक दल, जिसको हम बोलते हैं एसवीडी गवर्नमेंट्स। तो कांग्रेस के खिलाफ जो गवर्नमेंट बना उसको बोलेंगे क्या हम लोग, एसवीडी गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। अभी है ना एसवीडी स्कूल्स वगैरह है, तो यहां पर गवर्नमेंट था। अब यहां पर क्या है, एक याद रखिएगा, इनकॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी कोलिशन पार्टी थी ना एसबीडी वाले, उनमें क्या था, वो सब आइडियोलॉजिकली क्या थे, इनकॉन्ग्रेंट थे, मतलब आइडियोलॉजिकली डिफरेंट थे। एक चलता था बाया तो दूसरा चलेगा दाया। मतलब क्या है कि अगर एक बात करेगा किसी एक पॉलिसी के बारे में, तो उसी ग्रुप में दूसरा बात करेगा दूसरी पॉलिसी के बारे में। तो कहीं भी क्या था, कोलिशन जो होती है ना, परफेक्ट गवर्नमेंट नहीं होती है। कोलिशन हमेशा क्या रहता है, प्रॉब्लम लेकर आता है, क्योंकि कोलिशन में क्या होता है, बहुत तरह के विचारधारा वाले लोग होते हैं, पार्टीज होती हैं, तो सब एक समान विचारधारा, एक समान सिंगल लाइंस पर नहीं चल सकते हैं, वो सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, और यहीं से क्या होती है, उठापटक शुरू होती है पार्टीज के अंदर। तो कोलिशन पार्टी हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। हालांकि इसका अपवाद भी है, आप देखिएगा एनडीए और यूपीए लगातार चला था, उनकी सरकारें चली थी। ठीक है, तो आगे आप देखिएगा, इसमें इस फोटो में देख लीजिएगा, ठीक है, यहां पर कुछ लोग दाएं चल रहे हैं, कुछ लोग बाएं चल रहे हैं, इधर बोल रहा है इधर चल रहा है, हाँ, कीप राइट नो लेफ्टर, यहां देख लीजिए। तो यहां पर आपको यही समझना है कि हर एक का अपना अपना योगदान होता है, समझ रहे बात को। और यहां पर याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी का पतन। तो अभी तक हम आपको क्या पूरे चैप्टर बताए हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे डाउन होती है, कैसे उसका डोमिनेंस खो जाता है, कैसे उसके सारे मेजर चैलेंजेस आते हैं, और जो डोमिनेंस था वो कैसे खत्म हो जाता है। और फिर हम पढ़ेंगे दोबारा से क्या होता है, रिवाइवल होता है कांग्रेस पार्टी का, दोबारा से कांग्रेस पार्टी फिर से पावर में आती है। तो वो इसके बाद, अभी तक हम देख रहे हैं डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस के डाउनफॉल हो गया, 9 राज्यों में भाई अपना सत्ता खो देती है, राज्य में नॉन कांग्रेस सरकारें बन जाती हैं। और ये बहुत आश्चर्य की बात थी सभी लोगों के लिए कि कांग्रेस पार्टी कैसे हार जाती है। लेकिन हम फिर देखेंगे, फिर से एक बार सत्ता में वापसी होती है किसकी, कांग्रेस पार्टी की। हम बाद में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिर इतना ही करेंगे। अगले क्लास में फिर इसको आगे लेके चलेंगे और फिर से देखेंगे कैसे पावर का रिस्टोरेशन होता है इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।